हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज सीटेट 2020 के लिए जो 5 जुलाई को होने वाला है, किस तरह हम पैडागोजी में 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट होता है यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, किस तरह हम आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी हमें एक आइडिया लग जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। यानी कि इसमें पूछा गया कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्वरागम, या ऑप्शन बी रहेगा स्वर भक्ति, या ऑप्शन सी में दे रखा है स्वर लोप, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि जो शक्ति को शक्ति बोला गया है, वो जो उच्चारण का किया गया था, वो उच्चारण का जो दोष है वो है स्वर भक्ति का। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। हिंदी शिक्षक होने के नाते आपकी क्लास में हिंदी भाषा शिक्षण में आपको निदानात्मक परीक्षा करना, निदानात्मक परीक्षा करने का क्या उद्देश्य माना जाता है, वो हमसे पूछा गया है, बताना है ऑप्शन में से देख के। ऑप्शन ए में कहा है कमजोरियों का पता लगाना होता है, ऑप्शन बी रहेगा कमजोरियों को दूर करना होता है, या ऑप्शन सी में पूछा गया उपचारात्मक सुझाव देना होता है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। यानी कि सारे ही जो कथन दिए गए, पॉइंट्स दिए गए, सारे ही ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा वो बताती हूँ। यानी कि जो हिंदी भाषा शिक्षण में आपको निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य माना जाता है, वो माना जाता है कमजोरियों का पता लगाना। तो उसका पता लगाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, और साथ ही कमजोरियों को दूर भी किया जाता है और उनका उपचारात्मक के सुझाव द्वारा उपाय भी किया जाता है, ताकि कमियों को समय रहते हुए दूर किया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की सबसे सुगम विधि क्या है। यानी कि छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के शिक्षक के द्वारा सबसे जो आसान विधि है, सरल विधि है, वो कौन सी मानी जाती है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में कहा है छात्रों के अधिगम संबंधित दोषों एवं कमजोरियों का निदान करना होता है, या ऑप्शन बी रहेगा छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना होता है, या ऑप्शन सी रहेगा प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंध दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना होता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। यानी कि जो सारे ही कथन दिए गए, तीनों कथन ये ठीक रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा वो बताती हूँ। यानी कि एक शिक्षक होने के नाते आपको हिंदी भाषा की क्लास में छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण करना है, तो सबसे जो आसान और सरल विधि मानी जाती है वो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। क्यों होती है। छात्रों के अधिगम संबंधी जो दोष होती है, कमजोरियों होती है, उनका निदान किया जाता है समय रहते हैं, ताकि जो बच्चों को कमजोरियां और जो दोष है वो समय रहते ही ठीक हो सके कक्षा में। तो एक क्लास में शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी क्लास में देखेगी किस बच्चों को, किस छात्र को हिंदी भाषा के क्लास में किस प्रकार से कमजोरी है, किस प्रकार से वो चीजों को नहीं समझ पा रहे, या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या त्रुटियां कर रहे हैं चीजों को समझने में, और किस प्रकार के वर्तनी नहीं कर पा रहे, उच्चारण दोष हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने टीचर का कर्तव्य होता है अपनी क्लास। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। एक चीज और हमेशा क्वेश्चन में याद रखें, जब भी एग्जाम आप देने जाओ, नहीं भी पूछता, अधिक भी पूछता, उचित भी पूछता, तो उसमें जो नहीं हाँ ये पूछा है तो उसे जरूर हाईलाइट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक कीजिए। तो इसमें पूछा था कि जो हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण विधि जो नहीं होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, वो हमें बतानी थी। कौन सी विधि नहीं होनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण के लिए। ऑप्शन ए में दे रखा अतिरिक्त कक्षाएं लेनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी बच्चे को हिंदी भाषा के शिक्षण में कमजोरी है या कमियां आ रही है, तो उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं देना जरूरी होती है, ताकि समय रहते हुए चीजों को ठीक किया जा सकते। और ऑप्शन बी में दिया हुआ व्यायाम देना चाहिए, उन्हें आराम देना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा गोष्ठियां के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा विशिष्ट अभ्यास के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की जो विधि है वो कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए व्यायाम। यानी कि हमें बच्चों को व्यायाम नहीं देना चाहिए, आराम नहीं देना चाहिए, समय रहते हुए उनकी कमजोरी का पता लगाना चाहिए और उनकी कमजोरी
कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण का आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, वो क्या माना जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्व परीक्षण होता है, ऑप्शन बी में दे रखा है पाठ्य पुस्तक परीक्षण होता है, या ऑप्शन सी में दे रखा है निदानात्मक परीक्षण होता है, या ऑप्शन डी रहेगा व्याख्यान परीक्षण होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होता है? क्योंकि जो उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार माना जाता है, पहले क्या होता है कि बच्चे का निदानात्मक परीक्षण किया जाता है कि एक टीचर के द्वारा कि बच्चों में जो कमजोरियां है उसका पता लगाया जाता है। उसी के बाद ही तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले जो दिया जाता है वो जो आधार होता है वो होता है निदानात्मक परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार कार्य करता है? यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, रिमीडियल टीचिंग होती है, किस प्रकार से सहायता करती है एक शिक्षक के लिए, तो वो हमें पूछा गया, वो बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण जो कार्य करता है वो करता है अनुदेशनात्मक का कार्य। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? यानी कि रिमीडियल टीचिंग ली जाती है, उसका जो पर्पस होता है पीछे का, वो पर्पस क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों यानी कि गलतियों में सुधार करना होता है, या ऑप्शन बी रहेगा छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना होता है, या ऑप्शन सी रहेगा छात्रों में आत्मविश्वास जगाना होता है, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी रहेगा, क्योंकि उपचारात्मक जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, वो होता है छात्रों की जो प्रारंभिक त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, गलतियों को सुधार करना होता है शिक्षक के द्वारा क्लास में, और उसके साथ ही छात्रों की जो ज्ञान संबंधित त्रुटियों को भी दूर करना होता है, और छात्रों में आत्मविश्वास जगाना भी होता है, जो रिमीडियल टीचिंग के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए? इसमें यही पूछा गया यानी कि रिमीडियल टीचिंग के लिए कौन सा जो कार्य वर्ग है वो नहीं किया जाना चाहिए, को हाईलाइट करना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर को टिक करना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सतत एक व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में प्रोन्नत करने से रोकना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान विषय को अलग अलग संकायों के रूप में पढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा माध्यमिक कक्षाओं में विभिन्न विषय को संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड आंसर इसका हमारा रहेगा। क्यों रहेगा? यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है, रिमीडियल टीचिंग का जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के परीक्षा में फेल होने पर भी उन्हें अगली क्लास में यानी कि अगली क्लास में भेजना और पास करना, ये इससे रोकना चाहिए। तो ये नहीं किया जाना चाहिए। फेल हो रहा है तो उसके पीछे की गलतियां, कमजोरियों का पता लगा के उनके दोबारा एग्जाम लेना चाहिए। जब एग्जाम को पास कर लेते उसी के बाद ही उन्हें अगली कक्षा में भेजना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अगली क्लास में जो उनका सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसे भी सही तरीके से समझ पाए और गलतियां नहीं कर पाए, उनकी कमजोरियों को दूर किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगा? यानी कि शिक्षक को क्या करना चाहिए यदि प्राकृतिक कारणों से जो बालक है वो शुद्ध वार्तनी नहीं कर सकता, शुद्ध उच्चारण नहीं बोल पा रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा है उसके माता पिता को सूचित करे, डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे, तो बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं, यानी कि सेकंड में जो कहा गया है स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करे एवं गलती करने पर बालक को दंडित करे, तो दंडित करना तो वैसे भी बोला ही नहीं गया हमारे एनसीईआरटी की बुक में और एनसीएफ में। और ऑप्शन सी यानी कि 3 में कहा गया है उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बालक अगर गलतियां कर रहा है तो एक टीचर होने के नाते आप ध्यान न दे, तो ये गलत कहा गया है। ऑप्शन 4 में कहा गया यानी कि डी में बोला गया बालक को बोलने के कम अवसर प्रदान करे एवं उसे अधिक सुनने के लिए प्रेरित करे, तो ये भी गलत कहा गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट आंसर रहेगा इसका, क्योंकि यानी कि जो प्राकृतिक कारणों से अगर बालक में शुद्ध उच्चारण में कोई कमी आ रही है तो शिक्षक को करना चाहिए, उसके माता पिता सूचित करना चाहिए और बोलना चाहिए कि डॉक्टरों से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे, ताकि समय रहते हुए बच्चों की गलती को पकड़ा जा सके और बच्चे की जो शुद्ध उच्चारण करने में गलतियां आ रही है उन गलतियों को भी समय रहते हुए दूर किया जा सकता है, ताकि बच्चे जब बड़े हों आगे क्लास में जाए तो उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष ना
हो और कमजोरियों को समय रहते हुए दूर करना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए टीचर और इसलिए माता पिता और जो अध्यापक है उन्हें बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास में जो उपचार होता है उसके पीछे का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ यानी कि फर्स्ट में दिया है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, या ऑप्शन बी रहेगा या सेकंड रहेगा शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, या ऑप्शन सी रहेगा या थर्ड रहेगा बालकों के अशुद्धियों निराकरण करना चाहिए, या ऑप्शन 4 रहेगा या डी रहेगा इनमें से जो दिए गए कथन तीनों ये गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो हिंदी भाषा शिक्षण में यानी कि इसमें जो शैक्षिक उपचार बोल रहे हैं निवारण करना, कि बच्चों की जो शैक्षणिक कठिनाई आ रही है या दोष आ रहे उन्हें समय रहते हुए उनकी शैक्षणिक कठिनाइयों को सुधारा जा सके। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? यानी कि हिंदी की क्लास में हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में मदद करता है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए में कहा हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है या कर रहे हैं, या ऑप्शन बी रहेगा या सेकंड रहेगा पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, या ऑप्शन सी रहेगा या थर्ड रहेगा उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है, या ऑप्शन 4 रहेगा डी रहेगा प्राकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया, याद नहीं किया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हिंदी भाषा शिक्षण में जो निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को समझना चाहिए द्वारा लिया जाता है हिंदी भाषा शिक्षण की क्लास में, वो किया जाता है। हिंदी में विद्यार्थी जो सीखने संबंधी जो कठिनाइयां होती है, सब कठिनाइयों किस प्रकार वो सामना कर रहे, उनकी कठिनाइयों के सामना को मदद करना, तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है। और समय रहते हुए उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाता है टीचर के द्वारा, और उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उनको दूर भी किया जाता है। रिमीडियल टीचिंग के द्वारा कमियों को दूर भी किया जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, यानी कि जो उच्चारण करने में बोलने में कठिनाई आ रही क्लास में बच्चों को, तो जो कठिनाई का अनुभव कर रहे छात्र, वो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे उनके लिए? ऑप्शन ए में क्या को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि छात्रों को अधिक से अधिक आप बोलने देंगे और पढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, या ऑप्शन बी रहेगा सेकंड में बोला गया एक के मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सी रहेगा को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना, या ऑप्शन 4 रहेगा या फिर डी रहेगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी रहेगा। क्योंकि अगर बोलने में कठिनाई का अनुभव किसी छात्र को हो रहा है, तो एक टीचर होने के नाते आपका जो कर्तव्य वो है छात्रों को अधिक से अधिक अवसर और छात्रों को अधिक से अधिक बोलने और पढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे जो बोलने में उनकी कठिनाई हो रही है वो दूर किया जा सके। जब छात्र ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे और पढ़ने का अवसर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कठिनाई है बोलने में वो दूर हो जाएगी समय रहते हुए, और उनके मन में जो भय होती है, वो जो झिझक की भावना होती है, वो भी निकालनी जरूरी होती है, और अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। यानी कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पे बल देना चाहिए ताकि उनकी कठिनाइयों कमजोरी को दूर किया जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया तीनों ही पॉइंट हमारे सही है कथन, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दत्त कार्य का विशिष्ट उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, या ऑप्शन बी रहेगा सेकंड में दिया है विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान ना करें, या ऑप्शन सी रहेगा 3 रहेगा निश्चित सीखने के अभ्यास तथा क्रियाओं को देना, या ऑप्शन 4 रहेगा या फिर डी रहेगा अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए निर्देश देना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी रहेगा। निम्नलिखित में से यानी कि जो दत्त कार्य का जो विषय उद्देश्य नहीं होना वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग यानी कि सेकंड के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों को उलझाए रखना ताकि वे शिक्षक को परेशान ना करे, ये गलत बोला गया है। इसका कोई पर्पस नहीं है शिक्षक होने के नाते, ये गलत बोला गया है ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में यह दिया गया था कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और उन्हें सीखने की जो क्रियाओं की उन्मुख करना चाहिए यानी कि प्रेरित करना चाहिए, और ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ था कि निश्चित सीखने के जो अभ्यास और क्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए शिक्षक के द्वारा, और अध्ययन तथा दूसरी सीखने की क्रियाओं के लिए भी निर्देश देना चाहिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या माना
जाता है। ऑप्शन ए में क्या है, उसको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिया जाए, या ऑप्शन बी रहेगा सेकंड रहेगा उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा उसके प्रेरकों को मार्गीकरण किया जाए, या ऑप्शन 4 रहेगा उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी रहेगा कि छात्रों में जो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने का जो उत्तम उपाय होता है उसके प्रेरकों को मार्गीकरण किया जाए। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि इसमें पूछेगी कि बच्चों की मौखिक भाषा का आपको सतत फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, यानी कि सतत आकलन करना है, सबसे अच्छा तरीका क्या मानना जाना चाहिए वो पूछा गया, जो सबसे अच्छा तरीका रहेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट में ये दिया है शब्द पढ़वाना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा प्रश्नों के उत्तर पूछना, या ऑप्शन सी में दिया गया विभिन्न संदर्भों में बातचीत करवाना, या ऑप्शन 4 रहेगा सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों रहेगा, क्योंकि बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन आपको करना है तो प्रश्नों के उत्तर ज्यादा से ज्यादा उनसे पूछने चाहिए। जब प्रश्नों के उत्तर देंगे तो उनकी जो मौखिक भाषा क्लास में सतत आकलन अच्छी तरीके से हो पाएगा टीचर के द्वारा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या मानना चाहिए, यानी कि इसमें कहें कि भाषा में जो फॉर्मेटिव और समेटिव आकलन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये पूछा गया इवैल्यूएशन का। ऑप्शन ए में क्या है, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन होना चाहिए, या ऑप्शन बी रहेगा भाषा के व्याकरण का आकलन करना, या ऑप्शन सी रहेगा भाषा में मौखिक और लिखित रूप प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है, या ऑप्शन डी रहेगा पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी रहेगा भाषा में मौखिक और लिखित रूप प्रयोग की क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए। सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य होता है भाषा में कि बच्चे किस तरीके से मौखिक अभिव्यक्ति कर पाते और अपने जो विचार है वो किस प्रकार से लिखित अभिव्यक्ति भी और अपने विचारों को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए आकलन किया जाता है। अगली क्लास में अगले टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।